अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग अब 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, आलमी दबाव और सिफारतकारी की कोशिशों के बावजूद इस जंग के जल्द खात्मे के आसार नजर नहीं आ रहे। इस जंग के दिफाई पहलुओं पर तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके बायस पाकिस्तान के लिए बजने वाली खतरे की घंटियों पर बात करते हैं। मशरक़ वुस्ता की जंग ने आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा कर दिया है, जिसने दुनिया भर की मईशतों को हिला कर रख दिया है। सप्लाई चेन मुतासिर होने से तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ और बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क करार दे दिया है। हुकूमत ने ईंधन बचाने के लिए हंगामी प्लान तो बनाया, लेकिन यह प्लान अवाम पर महंगाई बम बनकर गिरा है। 6 मार्च को 55 रुपए इजाफे के बाद अब एक बार फिर पेट्रोल 137 रुपए जबकि डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया गया है। अब पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल की 520 रुपए 35 पैसे की तारीखी सतह तक पहुंच चुकी है। आदाद शुमार बताते हैं कि जंग के आगाज से अब तक डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 239 रुपए और पेट्रोल में 192 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस बड़े इजाफे के पीछे हुकूमत की वो नाकाबिल फहम हिकमत अमली है, जिसके तहत लेवी, टैक्सेस और दीगर मुनाफे के नाम पर आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाला गया है। वजारत तवानाई की अपनी दस्तावेजात इस इजाफे के पीछे छुपे टैक्सों के जाल को बेनकाब करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक आम शहरी पेट्रोल के हर लीटर पर 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स और मुनाफा की मद में अदा कर रहा है, जबकि पेट्रोल की असल कीमत महज 247 रुपए 15 पैसे है। इस कीमत में 160 रुपए से जायद की लेवी, कस्टम ड्यूटी, मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा, डीलर कमीशन और यहां तक के 2.5 रुपए की क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल है। इसी तरह डीजल की असल कीमत 461 रुपए है, लेकिन टैक्सेस और दीगर अखराजात इसे 520 रुपए तक ले जाते हैं। खित्ते के दीगर ममालिक से मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में हालिया इजाफे की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। आदाद शुमार के मुताबिक भारत में पेट्रोल की औसत कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 330 से 350 रुपए के दरमियान है और वहां आलमी बहरान के बावजूद कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी 330 रुपए और श्रीलंका में पाकिस्तानी 345 रुपए के करीब है, जो पाकिस्तान की नई कीमत के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत जिस IMF के शिकंजे में है, उसने भी अवाम के लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया है कि पेट्रोल पर किसी किस्म की आम सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे मईशत मजीद बिगड़ने का खदशा है। इस महंगाई का फौरी असर ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी पड़ा है, जहां पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद किरायों में 25% इजाफा कर दिया गया है, जिसने आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे और आने वाले दिनों में मुमकिना सिनेरियो क्या बनेगा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, कितना बड़ा इजाफा मजीद हो सकता है, इसी पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि यकीनी तौर पर आलमी मंडी में तो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन रीजन के अंदर बाकी ममालिक के अंदर उतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वो मुल्क के जहां 40% के करीब आवाम खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो 458 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? यकीनन आवाम तकलीफ के अंदर है और गैर मामूली हालात के ज़रिए हम गुजर गए हैं। और ये भी एक माशी हकीकत है कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम के अंदर है, और अगर हमने उसकी ज़िम्मेदारियों के तहत उसके वादों की पासदारी हमने ना की तो शायद हम मुल्क को उधर ही धकेल दें जो 2022 के अंदर एक और हुकूमत ने धकेला था। और वो जो चेहरा और वो जो रिज़ल्ट निकलेगा, जिसकी एक झलक श्रीलंका में भी मिली थी और वो महंगाई जो बेलगाम हुई थी वो हम देख चुके हैं, तो शायद पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो एक गुजारिश ये होगी कि जो हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी के साथ बेपनाह मेहनत करके हमारी मईशत के अंदर इस्तेहकाम को जड़ें पकड़ाई थी, तो हमने एक बड़े एहतियात और मोहतात अंदाज के अंदर इस प्रोसेस को इस तरह से नेविगेट करना है कि ये सारी जो आग खिते के अंदर जो अब लगी हुई है, कहीं ये सारी की सारा जो इस्तेहकाम और जो हमने माशी अचीवमेंट्स हासिल की थी कहीं उसके लपेट में ना आ जाए। अब जो आपने बात की कि बढ़ावा कीमत के अंदर आया है, तो समर मेरी गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह नहायत ही एक काबिल एंकर हो, मुझे ये बताना कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हम ये जो ख़ाम तेल है ये दुबई की मंडियों से, ओमान की मंडियों से ख़रीदते हैं। ये 28 फरवरी को $70 पर बैरल का था, आज $170 का बैरल का हो के अब चंद आखिरी दिनों में कुछ नीचे आया है। पर इसके साथ साथ जो डीज़ल है
वो $88 पर बैरल के ऊपर होता था प्लैट्स का रेट, वो आज कल जो इख्तिताम हुए हफ्ता $285 पर बैरल के ऊपर चला गया और प्रीमियम 50-50 60-60 डॉलर का हो गया है। तो मुझे आप ये बता दो कि क्या पाकिस्तान की तारीख में हमने इस किस्म का ऑयल शॉक देखा है? क्या आपने ये नहीं देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी पेटी कस के कफ़ायत शारी के ज़रिए 129-30 अरब रुपए ढाल आम आदमी के आगे बनाने के लिए उसने उस पैसे को इस्तेमाल किया, कफ़ायत शारी की, PSDP काटा, प्रॉफिटेबल SOE से पैसे लिए। अब उसके बाद जो आपकी बैनुल अक़वामी जो बंदिशें हैं, जो वादे हैं, उसके तहत अब आपको पिवट करना है टूवर्ड्स टारगेटेड सब्सिडीज, ताकि आप और मैं जिनकी लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, जो पेट्रोल भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल की ब्लैंकेट सब्सिडी को ज़्यादा अवेल ना करें, क्योंकि मुल्क के पास तो उतने वसाइल नहीं है। जो मोटरसाइकिल वाला जो रोज का एक सेकंड वो ये कि जो मोटरसाइकिल वाला शख्स 50 किलोमीटर का रोज सफर तय करता है और वहां पे बाइज्जत एक रोजगार कमाने की कोशिश करता है, उसको 20 लीटर अगर रोज खर्च होता है, उसको 100 रुपए दे के अगर हम सब्सिडी दे के अपना जो फाइनेंशियल बोझ 10वां हिस्सा कर दें और अली परवेज को और समर को अपनी बोझ का खुद इंतजाम करना पड़े, क्या ये गलत सौदा है? तो बिल्कुल तकलीफ है। मैं माजरत भी करने को तैयार हूं समर, बट ये जो तकलीफ है ये किया धरा किसी का, हुकूमत उसको संभालने की कोशिश कर रही है। प्लीज हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग टू द पीपल कि क्या कितना बड़ा ये चैलेंज हमारे सामने खड़ा है। मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो अवाम के जहनों में है, जो कि अवाम के लबों पर है। अवाम ये पूछते हैं कि जाहिर है जंग की सूरत हाल है, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, उसका असर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। लेकिन क्या वजह है कि खत्ते के अंदर भी जब हम बात करते हैं कीमतें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर क्यों बढ़ी है? परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 60% से ज़ायद कीमतें बढ़ी हैं। पास हमारे श्रीलंका है, 33% वहाँ पे इजाफा हुआ है। इंडिया में उनकी करेंसी डिवैल्यू होने के बावजूद 28% इजाफा है। बांग्लादेश के अंदर 25% का इंक्रीज़ है। पाकिस्तान के अंदर इजाफा सबसे ज़्यादा क्यों है? समर, इसके अंदर ना दो आपके ईंधन हैं जिनको आपको मेरे ख्याल से अलग-अलग समझने की ज़रूरत है। और उसमें जो डीज़ल है, क्योंकि वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, रेलवेज़ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो कमज़ोर तरीन लोग हैं शायद उनकी ज़िंदगी को वो सीधा छूता है और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के अंदर उसकी अहमियत है। तो हमने कोशिश ये की है कि क्योंकि IMF प्रोग्राम के अंदर एक सर्टन पेट्रोलियम लेवी की हमारे ऊपर बंदिश है, तो हमने उसको रिकैलिब्रेट करके डीज़ल के ऊपर उसको बिल्कुल सिफर कर दिया है। और वो लेवी क्योंकि हमने 80 रुपए लीटर तकरीबन लेनी थी दोनों ईंधनों से, उसको सिर्फ एक ईंधन पे करके 160 रुपए लीटर कर दिया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम उससे पैसे ज़्यादा कमाने शुरू हो गए, पैसे महीने का वही आएगा जो IMF के साथ आपकी कमिटमेंट है। तो उसकी वजह से पेट्रोल के अंदर शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा नज़र आता है। मुझे बताएं, अब आप डीजल की बात करते हैं, यकीनन हमने बढ़ावा किया है, पर जो हम अबू धाबी जैसा मुल्क, दुबई जैसा मुल्क, UAE जैसा मुल्क जिसके अंदर ईंधन उनका अपना मकामी है, क्या उन्होंने 75-80% डीजल नहीं महंगा किया? तो खुदा के लिए लोगों को एजुकेट करें। मुझे मालूम है तकलीफ के अंदर है, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तहिक लोगों तक। पेट्रोल के ऊपर जरा बता दें कि पेट्रोल पे इजाफा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। और लेवी की भी जो आपने बात की है, तकरीबन 160 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पे लेवी ली जा रही है। डीजल पे आपने बताया जिस तरह सिफर कर दी गई है, वो लेवी अगर ना ली जाती तो शायद पेट्रोल पाकिस्तान में 298 रुपए का हो जाता। अब लेवी भी क्यों ली जा रही है? लेवी इसलिए ली जा रही है कि हमारा FBR का शॉर्टफॉल है। FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन उनकी जो है वो वीक है। अब FBR की नाकामियों का, उनकी कोताहियों का जो खमियाजा है, वो कीमत है, वो पाकिस्तानी अवाम क्यों चुकाएं? वो गरीब अवाम जिनमें से, जिस मैंने पहले बात की कि 40% से ज़्यादा खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, आप बिल्कुल ठीक बात है समर कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई कमज़ोरी है तो उसका आपको बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। पर इस वक्त ये इतना बड़ा शौक है समर कि अगर आप इस बहस के अंदर पड़ गए तो उसे हासिल कोई नहीं होगा। आपने इस क्राइसिस से निकलना है और उसके बाद इस सारी चीज़ का एहतसाब करना है कि किसकी वजह से और किन वजूहात की वजह से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन और पेट्रोल के ऊपर लेवी लादनी पड़ती है। वो क्या वजह है कि हम ताजिर को या काश्तकार को जो मुनाफा बख्श यहाँ पे कारोबार करता है उससे जो जायज़ टैक्स है
है वो क्यों हासिल नहीं कर सकते। पर ये तो 70 साल की नाकामी है ना। उसके पीछे क्या आज IMF फ्रेमवर्क कॉम्प्रोमाइज करके क्या आप श्रीलंका की तरफ या श्रीलंका की दिवालियापन की तरफ आप धकेल दें? क्या आप वही काम करें जो 2022 के अंदर हमने पाकिस्तान ने किया था? मैं आपके साथ आवाज उठाऊंगा कि कमजोरी कहीं और है और हमें किसी और चीज का शायद इंतजाम करना है। पर इस वक्त व्हाट वी हैव टू इंश्योर इज कि व्हाइल रिमेनिंग विद इन द कन्फाइंस ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हम इस क्राइसिस से बाहर निकलें और उसके बाद बिल्कुल ये खुद एहतसाबी और ये हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। और आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जरूर देख भी रहे होंगे और इसको करेक्ट भी करेंगे। बट जो आज लेवी के अंदर रिकैलिब्रेशन है वो इस ऑयल शॉक की वजह से नहीं है। आपका जब ये बजट बना था तो आपने ये तय किया था 80 रुपए लीटर लेंगे और पेट्रोल और डीजल तकरीबन आधा आधा आपके मुल्क में इस्तेमाल होता है। तो जब आपने एक के ऊपर 0 कर दिया, दूसरे के ऊपर 160 कर दिया, तो दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 80 रुपए ही आप आज इकट्ठा करें, उससे कोई और डेफिसिट आप कवर नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज वन क्लैरिटी दैट आई वांटेड टू प्रोवाइड। बाकी आपकी हर किस्म की क्रिटिसिज्म, हर किस्म का मुफीद मशवरा सर आंखों पे और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम होगा। ये बता दें हमने आप लोगों से ही सुना है, वुज़रा से ही सुना है कि बजट के अंदर जो है 369 अरब का एक कंटिजेंसी एक बजट रखा गया था। वो अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टोटल 129 अरब की सब्सिडी अब तक दी है जब से ये सूरत हाल इमर्ज हुई है मिडल ईस्ट के अंदर। और 100 बिलियन की आपने PSDP के अंदर से भी ज़रा आपने कट लगाया है। तो वो जो 369 अरब हैं वो किस दिन काम आएंगे? 3 महीने रह गए हैं पीछे ये फिस्कल ईयर खत्म होने में, तो वो किस दिन के लिए रखे हुए हैं इमरजेंसी जो बजट है? समर, 2 चीज़ें। एक तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने 129 या जो 130 अरब रुपए से ब्लैंकेट सब्सिडी दी है, ये कंटिजेंसी फंड से नहीं आई। ये कुफायत शारी अपनी पेटी कस के PSDP की रिडक्शन करके और उसके बाद जो मुनाफा बख्श SOEs हैं उनसे पैसे इकट्ठे करके हुआ है। जहाँ तक कंटिजेंसी फंड है उसकी विजिबिलिटी की बात है, वो आपको मेरे ख्याल से जो बाकी के जो उसकी विजिबिलिटी है वो फाइनेंस डिवीज़न दे सकता है। जहाँ तक मुझे मालूम है उसका एक बड़ा हिस्सा भी उसी मकसद की जद में आ चुका हुआ है जिसकी तरफ आपने पहला इशारा किया, विच इज़ FBR स्लिपेजेस। बट समर अगेन देखें, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब आप बजट बनाते हैं आप कंटिजेंसीज इसी किस्म के मामलात के लिए रखते हैं, बट आज वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न हम वो एहतसाब ज़रूर कर लेंगे, पर आज तो इस क्राइसिस को नेविगेट करना है ना, तो उससे एक दफ़ा निकल जाएं। और इसके अलावा मुझे पूरा भी ये यकीन है कि वज़ीर ख़जाना साहब जब अब ये IMF के पास मिलने जाएंगे अगले वीक, मेरे ख्याल से स्प्रिंग मीटिंग्स हैं, वहाँ पर ये सारे मामलात उनके साथ टेकअप करेंगे कि ये इतना बड़ा ऑयल शॉक है कि आप इसको बिजनेस एज यूजुअल नहीं रख सकते। हो गया है FBR के शॉर्टफॉल्स को जो है कवर करने के लिए। अगर पूरे महीने की जो लेवी लगाई जाती है उससे 120 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं, और अगर 2 महीनों तक भी अगर इसमें से कंटिजेंसी बजट के अंदर से अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए तो तकरीबन ये ठीक ठाक रिलीफ मिल सकता है और मे बी तब तक जंग भी खत्म हो जाए। जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं जी, बशर्ते वो पैसे और वो कंटिजेंसी फंड वहाँ पे मौजूद हो ना। तो समर मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, पर अगर वो नहीं भी मौजूद तो मेरा कहना ये है कि ये इतना बड़ा प्राइस शॉक है। देखें $80 कहाँ, $300 कहाँ डीजल की कीमत पर बैरल। तो आपको ये अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ वैसे ही इंगेज करने की ज़रूरत है ताकि आप इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे ना करें। आप उनके साथ बैठ के कुछ रिलैक्सेशंस, क्योंकि सारी दुनिया सवेयर प्रेशर के अंदर है, अगर हमने इन रीएडजस्टमेंट्स ना की तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो आई एम फुली विद यू, बट दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट दैट डिबेट। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू। मेरे लिए ये न्यूज़ थी कि कंटिजेंसी बजट जो है वो कहीं और इस्तेमाल हो चुका है FBR की शॉर्ट कमिंग को जो है वो कवर करने के लिए। एक और जो अहम मामला है, ऐलान होना था जुम्मे को, एक दिन पहले कर दिया गया और आपने कह दिया कि जो जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी 100 रुपये की पर लीटर के ऊपर, 20 लीटर तक उनको जो है वो लिमिट दी गई है। अभी तक वो मैकेनिज्म बना नहीं है। कल आपने कीमतें रात को बढ़ा दी हैं, आज अगर एक बाइकर ने जाके फ्यूल डलवाना है उसे तो पूरे 400 रुपये डलवाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह
देखें समर, जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ब्लैंकेट सब्सिडी आपको 50-60 अरब रुपए की हफ्ते की कॉस्ट कर रही थी। अब जब आप टारगेटेड सब्सिडीज़ पे जाएंगे जिसमें 3-4-5 बड़ी बड़ी इंटरवेंशंस हैं, तो इसमें वो बोझ काफ़ी कम हो जाएगा, और इसमें सूबे भी हिस्सा डालेंगे तो आप माशाल्लाह उसके अंदर कुछ थोड़ा सा इसको महीनों के अंदर इस निज़ाम को चला सकेंगे। जहाँ तक आपने मोटरसाइकिल सब्सिडी की बात की, वो 20 लीटर के ऊपर 100 रुपये लीटर के हिसाब से अगर मोटरसाइकिल आपके नाम के ऊपर है तो वो ई वॉलेट के जरिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना बड़ा कामयाबी के साथ रमजान पैकेज चलाया था, उसी तरह आपके अकाउंट के अंदर कल से डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। और कल शायद आईटी मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को स्टीयर किया है, सूबाई हुकूमतों से एक्साइज का डेटा उनके पास आ चुका हुआ है, वो मेरे ख्याल से कल से पेमेंट शुरू हो जाएगी और उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मंडे ट्यूसडे तक पूरी तरह डिस्पर्स भी हो जाएगा। इंटरसिटी के अंदर आप लाख रुपए पर बस आप उसको जाके सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक्साइज का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया हुआ है, उनके पास भी चला जाएगा। वहां पे सूबाई हुकूमतें मिलके आपके साथ उसको भी कोशिश करेंगी कि किरायों के अंदर भी बढ़ावा ना आए। असल जो इम्पैक्ट आता है वो आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर आता है। अब जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया है 25% इजाफे का, तो ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। हालांकि गवर्नमेंट ने प्लान भी दिया था कि 70,000 और 80,000 जो है जो कैरेज के ऊपर उन्हें ट्रक्स के ऊपर दिया जाएगा, उन्हें महीने का सब्सिडी उन्हें दी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इजाफा कर दिया। बड़ा इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा महंगाई की शरह में इजाफे की सूरत में। देखें इसमें बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं समर। एक तो ये है कि आपने 70-80 हज़ार रुपये की सब्सिडी दी, अब सूबाई हुकूमतों को साथ ये भी कह दिया कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस वगैरह के साथ बैठ के इस अमाउंट को टॉप अप करने की कोशिश करें ताकि किरायों के अंदर इजाफा ना आए। इसके अलावा आपने रेलवेज़ को भी कैरेज वगैरह के ऊपर इनकरेज करने के लिए आपने उनके किरायों को भी बरकरार रखा, और पीएसओ सीधा उनको ईंधन सस्ती कीमत के ऊपर रेलवे के ऊपर मुहैया करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ जो तीसरी आपने इंटरवेंशन की वो ये है कि समर, जो दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से जो एक बड़ा क्राइसिस आया है ना, प्रोबेबली बिगर देन द ऑयल शॉक, इज द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जो हमारी 10 खाद की फैक्ट्री हैं उनको आरएलएनजी की सस्पेंशन के बावजूद भी 8.5 फैक्ट्रियों को ईंधन की और गैस की फरहमी को यकीनी बनाया, जिसकी वजह से जो दुनिया के अंदर 15,000 रुपए की बोरी है, पाकिस्तान के अंदर 4-5 हज़ार की बोरी है। और अगर आप खाद की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे तो आपकी फील्ड्स में आपकी क्रॉप्स की यील्ड भी पूरी आएगी, और अगर प्रोडक्शन पूरी होगी तो कीमतों के अंदर बढ़ावा काफी हद तक इंसुलेट हो जाएगा। तो मल्टीपल इंटरवेंशंस के जरिए हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट देखें ये किया धरा किसी और का है। अगर $80 से $300 का तेल हो गया तो हुकूमत एक महदूद वसाइल के साथ कुछ हद तक इसको कोशिश करेगी ना। तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूं केपीके की हुकूमत का भी, उन्होंने भरपूर मुशावरत के साथ इस नेशनल सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा दिया और लोगों की तकलीफ को कुशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आगे चल के बात भी करेंगे, चूंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी भरपूर मुखालफत आ रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे से। उस पर आगे चल के मजीद बात भी करेंगे कि वहाँ मौक़िफ़ क्या था सुहेल अफरीदी साहब का, वो भी आपसे जानेंगे। ये बताएं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या आपकी प्रोजेक्शंस हैं? वैसे तो आपने, जो मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट है, उसमें तो प्राइस डिफरेंशियल जो क्लेम है वो तो जीरो हो गया, यानी गवर्नमेंट अब ₹1 भी अपने पास से नहीं डाल रही, जितने का आ रहा है उतने का आप आवाम को आगे फराहम कर रहे हैं। कीमतें मजीद कितनी ऊपर जा सकती हैं, चूंकि जंग तो फिलहाल जारी है? देखें हमारी तो समर एक सिंसेयर कोशिश है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको आगे लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये सुलह बंदी हो जाए और ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इनके दरमियान जो खला है वो थम जाए और इसको किसी तरह कवर किया जा सके। और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी आपने देखा दोस्त ममालिक के जो वज़ीर हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। बट आप जानते हैं दिस इज़ अ फ्लूइड सिचुएशन। अब उसके अंदर आप उसके लिए उसका कोई ना मेरे पास कोई जादू का चिराग है कि मैं बता सकूं। हमें सिर्फ अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहे। 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, हालात के मुताबिक। ऐसा ही है?
देखें, अब मैंने आपसे समर कहा कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ये जंग बंदी फौरी तौर पे करे और ये मामलात थमे। इसके बावजूद भी देखें कि क्योंकि अब सब एक तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो एक उसकी भी आपको कॉस्ट अब आगे चलते हुए आपको बेयर करनी पड़ेगी। पर अगर वो नहीं भी होता समर, तो मैं तो आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हमें अब जाके अपने लेंडर्स के साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ ये भी बात करनी चाहिए कि दिस इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इतना बड़ा एक्सटर्नल शॉक आ रहा है कि अगर बाकी के ममालिक ने इस बोझ को कम करने के लिए टैक्सेशन हल्की की है ईंधन के ऊपर और इंटरवेंशन की है, तो हमें भी इस किस्म की मूवमेंट करनी चाहिए। ये भी बताएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, इससे हमारी पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, हमारी बिजली की जो प्रोडक्शन है, उसमें 50% तकरीबन हम जो है वो थर्मल पावर प्लांट से लेते हैं। 27% हमारी इंपोर्टेड ऑयल से बनती है बिजली, 9% हमारी LNG से बनती है। तो बिजली की कीमतों में भी ज़ाहिर है एक बड़ा इजाफा जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है। देखें ज़्यादा बड़ा जो समर प्रॉब्लम आएगी ना, वो ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में सोलर काफ़ी लग चुका हुआ है, तो दिन के अंदर तो इतना बड़ा मसला मेरा नहीं ख्याल आएगा। और आप छोटा मोटा एडजस्टमेंट के साथ, छोटी मोटी कॉस्ट इंक्रीज़ के साथ जब आप महंगा ईंधन इस्तेमाल करेंगे, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको शाम को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जब आपका लोड एकदम बढ़ता है और आपकी सोलर की यूटिलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो आपको 1000-2000 मेगावाट महंगा तरीन ईंधन फर्नेस ऑयल चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कीमत के अंदर प्रेशर आ सकता है। तो इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने और वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब ने और सारे सूबाई जो वज़राए आला वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें अफरीदी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने ये वादा किया है कि जी हम मार्केटों को जल्दी बंद कराने के लिए इकदामात करेंगे जो अगले हफ्ते से अमल के अंदर आ जाएंगे। अगर हम वो करते हैं, 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, शादी हॉल ज़रूर 10 बजे तक अपना निज़ाम चलाएं, जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं ज़रूर 10 बजे तक अपना निज़ाम चलाएं। अगर हम इस किस्म की टारगेटेड इंटरवेंशंस करते हैं तो इस बोझ को काफ़ी हद तक हम रोक सकेंगे। ये बताएं कि कीमतों में जब कमी की बात होगी, जब कमी का मरहला आएगा, तो इसी तरह से ड्रास्टिक कमी भी आएगी या वो 10-10, 5-5 रुपए करके लाएंगे? नहीं समर, देखें ये तो अब बड़ा ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया हुआ है। हर हफ्ते 5 दिन का जो प्लेट्स है उसकी एवरेज ली जाएगी। PSO जिस मार्जिन के ऊपर, जिस प्रीमियम के ऊपर ईंधन मंगवाता है उसमें ऐड किया जाएगा। स्टेट बैंक किस रेट के ऊपर उनको डॉलर मुहैया करता है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद जो टैक्स है वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर इसमें सारी चीज़ें वहीं रहती हैं और ईंधन दोबारा $90 का हो जाता है, जो डीजल आज $300 का है, तो यकीनन उसी तरह तेजी से आपको ये पैसा वापस आ जाएगा और कीमतें वापस आ जाएंगी। बट समर, इसके अंदर अब जब ये आएगा तो मैं आपकी अदालत में जरूर पेश हो जाऊंगा और आपकी आवाज बन के वहां पे हुकूमत के आगे सामने पेश करूंगा कि इस फॉर्मूले को हमें ईमानदारी के साथ आगे लेके चलना है। और आज जो लोग हमारे दोस्त जो तकलीफ काट रहे हैं, उनको जब आसानी आती है तो उसी स्पीड के साथ, उसी फुर्ती के साथ उनको वापस ये पैसा, ये बोझ ट्रांसफर कर देना चाहिए। वॉशी टीम का हिस्सा है, क्या प्रोजेक्शंस हैं? महंगाई कहां तक जा सकती है पाकिस्तान के अंदर? महंगाई की जो अभी 7% पे है, कितना इजाफा हो सकता है इसमें? देखें समर, उसमें मैं अगेन ये तो फाइनेंस का और स्टेट बैंक का मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा रोल है, बट इसमें बढ़ावा ज़रूर आएगा। अब उसमें आपका जो ज़्यादा ख़तरनाक महंगाई होती है वो होती है जो खाने की अशिया के अंदर आपकी जो आती है, तो उसको अगर हमने खाद की अवेलेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल में रख के जिसके ज़रिए हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं, अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी हद तक इंसुलेट कर लेंगे। पर महंगाई जो है इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। अभी तो हम पहला जो चैलेंज है ईंधन की कीमत का और अवेलेबिलिटी का, उसको तो हैंडल कर लेना इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में। जिस तरह पहले 2-3 साल में आपने मईशत के अंदर बेहतरी लेके हैं, इंशाल्लाह उसको भी काबू आपके मशवरे के साथ ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से आज बड़ी भरपूर मुखालफत की गई है कीमतें बढ़ने के ऊपर। जिस तरह से PTI के दौर में होती थी तो आप लोग भी बयानात दिया करते थे कि अगर कीमतें बढ़ती हैं, 1 रुपया भी कीमत बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। वो सियासी बयानात होते हैं, आज तब आप देते थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज बयानात आ रहे हैं। ये बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब, ज़ाहिर है वो सूबे के CM भी हैं, तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब ये कीमतें बढ़ाने का फैसला हुआ। उनकी तरफ से कोई मुखालफत हुई इस फैसले की या उनकी क्या राय थी इस पर? देखें, मैंने कल आपके सामने टीवी के ऊपर आके जब नई कीमतों का ऐलान किया था, मैंने आपको बताया था कि एक भरपूर मुशावरत का सिलसिला जिसके अंदर मल्टीपल दफ़ा हम KPK की हुकूमत के साथ इंगेज हुए हैं
उनकी मशावरत के साथ ये सारे फ़ैसले किए गए हैं। और बल्कि मैं उनका भी, अफरीदी साहब का भी और मुज़म्मिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसको नेशनल ड्यूटी के तौर पे उन्होंने इसके अंदर भरपूर अपनी हिमायत का, उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे अपनी हमें अश्योरेंस भी दी थी। और बल्कि ये भी कहा था कि हम इस तकलीफ को कुशन करने के लिए हम और सब्सिडीज़ के अंदर बढ़ावा और फेडरल हुकूमत के साथ मिल के इसका स्प्रेड भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो हम उनके साथ भरपूर इंगेजमेंट में जारी हैं। बाकी जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या कोई यहाँ पे इसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हमारे दरमियान इत्तेहाद कायम करके हम इस मुश्किल चैलेंज से ओवरकम करके आगे चल सकें। आमीन। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब की, जिनका कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसमें कोशिश की जा रही है कि कम से कम पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में डाला जाए, लेकिन सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि यह सब कुछ करना नागुज़ीर हो चुका था। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट की। ईरान के ऊपर हमले जारी हैं अमेरिका के और इसराइल का। ईरान भी जवाबी वार कर रहा है। हालात क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग 35वें दिन में दाखिल हो गई है, जबकि हमलों का दायरा मजीद वसी होकर ईरान के अतराफ तक फैल गया है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 2076 अफराद जँ बहक और 26,500 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा स्कूल और तालीमी मराकज को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हमलों में एक सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे, स्टील प्लांट्स और तेहरान के करीब एक पुल को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पुल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ताहम ईरान का मौक़िफ़ यह है कि यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसे निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फौज जो दुनिया की अजीम और ताकतवर फौज है, हमारी फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। पुल और फिर पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। ईरान की नई क़यादत जानती है कि तेजी से क्या करना है, जिसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा जो कभी बहाल नहीं हो सकेगा वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरान ने खबरदार किया है कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उसके दुश्मनों को शिकस्त या पसपाई का सामना नहीं होता। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क हर किस्म के हमले, हत्ता के जमीनी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। इन बयानात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरानी पासदारान इंक़लाब ने भी ऑपरेशन वादा सादक 4 की 92वीं लहर शुरू करते हुए अमरीका और इसराइल की फिजाइया की 7 एयर बेसेस को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इंक़लाब ने एक बयान में कहा कि इस लहर में बहरीन में तवील फासले तक निगरानी करने वाले अमरीकी इंतबाही रडार को निशाना बनाया है। कुवैत की शुआइख बंदरगाह पर मौजूद अमरीकी आबी हमला आवर जहाज़ों को हदफ बनाया गया और इसराइल के रमात डेविड एयरबेस पर जहां F-16 स्क्वाड्रन तैनात हैं को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा तल अवीव में 50 से जायद मुकामात पर कसीर वार हेड खुरम शहर मिसाइलों के जरिए हमले किए गए। बयान में मजीद कहा गया कि बहरीन में कायम एक बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुबैना तौर पर कंपनी ने खित्ते से अपने ऑपरेशन महदूद या बंद करने का ऐलान किया है। मजीद बताया गया कि बहरीन की जबल अल दुखान रडार साइट पर नस्ब AR-327 तवील फासले तक काम करने वाले 3D अर्ली वार्निंग रडार को ड्रोन हमले से तबाह किया गया। ईरान की जानिब से आज सुबह पहले कुवैत में एक ऑयल रिफाइनरी और फिर पानी साफ करने वाले आरओ प्लांट को निशाना बनाया गया। जुम्मा की सुबह मुतअद्दिद ड्रोन हमलों के बाद कुवैत की अहम मना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग भड़क उठी। 5 हफ्तों पर मुश्तमिल तनाज़े के दौरान मना अल अहमदी रिफाइनरी को उससे पहले भी 2 बार ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया था। IRGC ने मजीद कहा कि ईरानी फ़िज़ाई हदूद में एक और अमरीकी F-35 तैयारा भी जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे में जोरदार धमाके के सबब मुमकिना तौर पर पायलट के इजेक्ट करने का इम्कान नहीं है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे पर फिलहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसके अलावा ईरानी अफवाज की जानिब से इसराइल के शहर हैफा में ताज़ा रॉकेट हमले किए गए, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम ने भी की है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तबी ज़राए का कहना है कि हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि हैफा शहर मुल्क की सबसे बड़ी अहम ऑयल रिफाइनरी का मरकज़ भी है, जो इसराइल की मजमूई रिफाइनिंग सलाहियत का तकरीबन 70% प्रोसेस करती है। इसराइल की वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 148 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इस जंग को रुकवाने के लिए भी सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं और पाकिस्तान इन कोशिशों को
लीड कर रहा है, तहाँ वो काम ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि अमन के रास्ते में कई रुकावटें मौजूद हैं, जिनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग में वाज़ेह कामयाबी न मिलने पर हजीमत और हठधर्मी, जबकि ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज की बंदिश ने इन सिफारती कोशिशों को मजीद मुश्किल बना दिया है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए दिफाई और जारहाना हिकमत अमली पर भी गौर शुरू हो गया है। ताहम बात अभी इस इंतहाई सतह तक नहीं पहुंच सकी, जबकि गुज़िश्ता रोज बरतानिया ने भी तकरीबन 40 ममालिक के साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए बातचीत शुरू की है। दूसरी जानिब ईरान पर मुसल्लत अमरीकी और इसराइली जंग के बाद पहली बार अबनाए हुर्मुज से फ्रांसीसी कंपनी से मुंसलिक बहरी जहाज का इनखला हुआ है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ्रांस से मुंसलिक एक कंटेनर बरदार बहरी जहाज ने अबनाए हुर्मुज को अबूर कर लिया है, जो जंग के बायस मुतासिर होने वाली बहरी आमदोरफ्त के बाद किसी मगरबी यूरोपीय कंपनी से वाबस्ता जहाज की पहली नकलो हरकत समझी जा रही है। वादे रहे कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज पर अपनी निगरानी सख्त कर दी है, जहां मुंतखब जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा रही है, जबकि अपने दुश्मन से वाबस्ता बहरी जहाजों को खबरदार किया गया है। AFP के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने अहम समंदरी रास्ते पर ऐसी सख्त गिरफ्त कायम कर ली है, वहां से जहाजों का गुजरना मुश्किल हो गया है। इस वजह से तेल और ईंधन की सप्लाई मुतासिर हो रही है और दुनिया की मईशत में बेचैनी और हलचल मच गई है। दूसरी जानिब ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अपनी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो फतह का ऐलान करते हुए जंग का खात्मा करे और ऐसा मुआहिदा करे जो न सिर्फ मौजूदा तनाज़ा खत्म करे बल्कि आइंदा किसी नई जंग को भी रोके। अमेरिकी जरीदे में शाया अपने मजबूत में जवाद जरीफ ने ईरान के लिए एक हिकमत अमली पेश की है, जिसके तहत मुल्क अपने मफादात के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी का खात्मा कर सकता है। उन्होंने तजवीज़ दी कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर हदूद मुकर्रर करने और अबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने की पेशकश कर सकता है, बशर्ते के उसके बदले तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। जवाद जरीफ के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बाहमी अदम जारहियत का मुआहिदा भी किया जा सकता है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला न करने की यकीन दहानी कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अमेरिका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात की पेशकश भी कर सकता है, जो दोनों ममालिक के अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एक माह से ज्यादा अरसे से जारी इस जंग में जहां अमेरिका को दिफाई और सिफारती महाज पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, वहां यह जंग इंतजामी और मुआशी तौर पर भी अमेरिका के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान तस्वुर की जा रही है। दिफाई नुकसान के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम या किचन कैबिनेट को भी इस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिलखुसूस अमेरिकी मिलिट्री रैंक्स में बड़े पैमाने पर बरतरफियां देखने में आई है। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। अमेरिकी वजीर दिफा ने आर्मी चीफ को हटाने के बाद मजीद 2 सीनियर फौजी एहलकारों डेविड एम हुडन और विलियम ग्रीन जूनियर को भी बरतरफ कर दिया है। दिफाई रैंक्स में उखाड़ बिछाड़ के अलावा अमेरिकी सदर ने अपनी हुकूमत में शामिल ओहदेदारों में भी बड़ी सतह पर तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप हुकूमत ने बड़ी सतह पर तब्दीलियों के आगाज के बाद मजीद बरतरफियों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि तब्दीलियों के बायस मुतअद्दिद अमेरिकी आला हुक्काम परेशानी का शिकार हैं। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी की बरतरफी के बाद काबीना में बेचैनी देखी जा रही है और सीनियर हुक्काम अपने ओहदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और कि किसी को भी मजीद आगे हटाया जा सकता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुमकिना तौर पर FBI डायरेक्टर काश पटेल सेक्रेटरी आर्मी डैनियल ड्रिस्कल फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि अमेरिकी वजीर मेहनत लॉरी शावेज डी रेमर भी फहरिस्त में शामिल हैं। दिफाई इंतजामी और सिफारती महाज पर पसपाई के अलावा ईरान जंग ने अमेरिका के लिए मुआशी मुश्किलात को भी मजीद बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता माह जब जंग को अभी 6 रोज ही मुकम्मल हुए थे, अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने अमेरिकी कानून साजों को बताया था कि इस जंग पर 6 रोज के दौरान 11.3 अरब डॉलर यानी 775 खरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हो चुके हैं। ताहम जंग के तूल पकड़ने के साथ साथ अमेरिका के इस जंग पर उठने वाले रोजाना के अखराजात में भी उतार चढ़ाव रहा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान के दिफाई निज़ाम कमजोर होने के बायस इसके अखराजात में कमी आई है। ताहम माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये तनाज़ा अब भी अमेरिका पर यौमिया तकरीबन 385 मिलियन डॉलर या 107 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद का बोझ डाल रहा है। अहम बात यह है कि ईरान की दिफाई सलाहियत कमजोर किए जाने वाले अमेरिकी दावे भी गलत साबित हो रहे हैं, बिलखसूस जब ईरान की जानिब से अमेरिकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला भी तेज से तेज तर होता जा रहा है। इस मुतालिक अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने एक अहम रिपोर्ट शाया की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें अभी भी मौजूद हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हालिया जायजे के मुताबिक ईरान अब भी नुमाया मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों का हामिल है, बावजूद इसके कि गुज़िश्ता 5 हफ्तों के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरानी फौजी अहदाफ पर मुसलसल हमले किए गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ईरान के तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं, जबकि
हजारों यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स भी उसके जखीरे में मौजूद हैं जो खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि कुछ मिसाइल लॉन्चर्स जेर जमीन होने या हमलों के बायस नाकाबिले रसाई जरूर हो सकते हैं, ताहम वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तकरीबन 50% ड्रोन सलाहियत बदस्तूर मौजूद है, जबकि साहिली दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइल की बड़ी तादाद भी महफूज है। जराये ने बताया है कि अमेरिका ने अपनी फिजाई कार्रवाइयों में ज्यादातर साहिली फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, जिसके बायस ये मिसाइल बदस्तूर फाल हैं। ये मिसाइल आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी को खतरे में डालने की अहम सलाहियत रखते हैं, जो आलमी तजारत के लिए नहायत अहम गुजरगाह है। इस सब के बावजूद अमरीकी सदर अभी भी अपने जारहाना अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे और उनकी जानिब से जमीनी ऑपरेशन के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा रहा। ताहम इस मुतालिक भी ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है और अब माहिरीन भी अमरीकी सदर को वार्न कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की अफसूदा यूरेनियम के जखीरे को कब्जे में लेने के लिए खुसूसी अफवाज भेजने की मुमकिन तजवीज़ पर माहिरीन ने इसे नहायत पेचीदा और खतरनाक फौजी ऑपरेशन करार दिया है। बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के अंदाजों के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक अफसूदा है, जो कि 90% की सतह तक पहुंचकर जोहरी हथियार बनाने के काबिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इस यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान और नतंज की ज़ेर ज़मीन तनसीबात में मौजूद है, जिन्हें गुज़िश्ता बरस अमरीका और इसराइल के हमलों में जुज़वी नुकसान पहुंचा था, ताहम मवाद मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर अमरीका इस यूरेनियम को हासिल करने के लिए ज़मीनी कार्रवाई करता है तो उसे शदीद लॉजिस्टिक, तकनीकी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि ये तनसीबात गहराई में वाक़े हैं और जंगी इलाके के अंदर हैं। माहिरीन के मुताबिक यूरेनियम को निकालने के बाद इसे महफूज तरीके से मुंतकिल करना भी एक बड़ा खतरनाक ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये मादा कीमियाई तौर पर नहायत खतरनाक है और मामूली नुकसान की सूरत में जहरीले असरात पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब इस जखीरे को मौका पर ही तबाह करने की सूरत में भी माहौल को शदीद नुकसान पहुँचने और ताबकारी खतरात पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि इस बात की यकीन दहानी भी मुश्किल होगी कि तमाम मवाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तरह की फौजी कार्रवाई ईरान को मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देने और अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज करने पर मजबूर कर सकती है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। यह तनाज़ा अब एक महदूद जंग से निकल कर मुकम्मल इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जहाँ फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ मुआशी दबाव, सिफारती तनाव और तवानाई के बहरान जैसे अवामिल भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल इस जंग का सबसे हसास पहलू बन चुकी है, क्योंकि यहाँ किसी भी बड़ी रुकावट का असर बराह रास्त आलमी मईशत पर पड़ता है। दूसरी जानिब ईरान की बरकरार दफाई सलाहियतें इस बात की निशानदेही करती हैं कि फौजी बरतरी हासिल करना अमरीका और इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए मौजूदा हालात में सिफारती हल ही वाहिद रास्ता दिखाई देता है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ और फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ को देखते हुए कि रास्ता भी ताहाल इंतहाई पेचीदा और गैर यकीनी नजर आता है। एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे, ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। वहाँ मौजूद सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका की जानिब से 6 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के ऊपर हमले बढ़ा दिए गए हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी खित्ते के अंदर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के अंदर सूरत हाल क्या है और मुमकिन सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, अमेरिका क्या बड़ा हमला करेगा या उससे पहले ही कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, बात करके हमारे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन साहब, ईरान में सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि 6 अप्रैल तक की डेडलाइन थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरान जो है वो डील कर ले, वरना जो है ईरान की एनर्जी तनसीबात के ऊपर अटैक्स किए जाएंगे। अल्दो उससे पहले ही अमेरिका ने एक पुल उड़ा दिया, कुछ मजीद तनसीबात के ऊपर भी अटैक किया है। क्या लग रहा है, किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्या अमेरिका एक बड़ा हमला करने की तरफ जा रहा है या उससे पहले ही कोई बातचीत, सेटलमेंट हो सकती है? समर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, डेडलाइन ये देते रहते हैं, बार बार इन्होंने अभी भी दी, पहले भी इन्होंने डेडलाइंस दी थी निगोशिएशंस के लिए, जब निगोशिएशंस चल रही थी और कामयाबी की तरफ चल रही थी और निगोशिएशंस कंप्लीट होने वाली थी। लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा हमला किया और अब किसी भी बात पे इनके भरोसा नहीं है और ना ही इनकी डेडलाइंस को कोई सीरियसली ले रहा है। इनके अपने लोग भी अमेरिका के अंदर जब ये बयान देने आते हैं तो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक और ज़्यादा इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा गिरता हुआ देखते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से ऑयल मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया और किस तरीके से वहाँ पे अवामी सेंटिमेंट जो है वो नो किंग्स मूवमेंट के साथ और इजराइल फर्स्ट पॉलिसी और ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो ओवरऑल नेगेटिव इमेज ट्रम्प की बन रही है उसके अंदर कितना फॉल आया है। 75% कहते हैं कि फॉल आ गया है उनकी पॉपुलैरिटी में। तो डेडलाइंस के बावजूद हमले करना इज़ नॉट आई थिंक एक्सेप्टेबल टू ईरान। ईरान ये कहता है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप दिल चाहें आप जंग करें, जब आप दिल चाहें आप सुलह करें।
ईरान इस जंग को अपनी नज़र से जीतता हुआ देख रहा है, भले वो जो भी क्लेम करते रहे कि उन्होंने एयरफोर्स तबाह कर दी है, नेवी तबाह कर दी है, उन्होंने मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं। ईरान जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, ना ही बयानात को सीरियसली लेता है। और जो ईरान का कंट्रोल है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो जो इसराइल के अंदर जो बमबारी वो लोग कर रहे हैं, और जो मिडल ईस्ट के अंदर एसेट्स को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, तो ईरान अपने डिमांड्स जो है वो अपने टर्म्स के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करना चाहता है। ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन ख़त्म करना चाहता है। और अब जो बयान आया फॉरेन मिनिस्टर का, आपने देखा कि उन्होंने कहा देयर विल बी नो नेगोशिएशंस, देयर विल बी नो सीज फायर, एंड दे विल कंटिन्यू टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। तो मुझे लगता है कि जब तक इस जंग में कोई एक जो है वो ना चला जाए, तस्लीम कर ले, या तो अमेरिका हार तस्लीम कर ले इफेक्टिवली, जो कि वो हार नहीं तस्लीम करेंगे, वो तो कहेंगे कि हम जीत गए, लेकिन एटलीस्ट ये कर लें कि बेसिस यहाँ से खाली कर लें, तो ईरान जो है वो स्टॉप कर देगा अटैक्स करना। या तो ईरान को कंप्लीटली जो है वो अनाइलेट कर दें, तब जाके शायद कोई चीज़ खत्म हो। उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि ऐसा जो स्टोन एज में बोल रहे हैं, जो इन्होंने रेटरिक यूज की कि मैं स्टोन एज में भेज दूंगा, वो भी चीजें जो है वो होती भी नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक ये इनको आज नहीं तो कल डैमेज के साथ जाना ही पड़ेगा। और ईरान के अंदर भी नो डाउट इसके अंदर डैमेज है, जो ईरान कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है। जाहिर है अमरीकी सदर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। जब वो इस जंग को जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके बहुत सारे अहदाफ थे, एक भी पूरा नहीं हो सका। अब इस जंग के खात्मे की तरफ जब वो जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका लगता है कि हदफ एक ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर वो खुलवा लेते हैं तो वो समझेंगे बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है, इसी के साथ शायद वो जंग से निकल भी जाएं। तो ईरान कितना फ्लेक्सिबल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो अमरीकी मुतालबात हैं उनको लेकर? देखें, यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ ऑफ द सीज है वो राइट देता है ईरान को, वो और किसी भी मुल्क को, कि वो अपनी मैरिटाइम जो बाउंड्री है, जो उसकी अपनी समुद्री हदूद है, उसके अंदर वो सिक्योरिटी चार्जेस या दूसरे तरीके के चार्जेस लगा सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन चार्जेस लगा सकता है, और दूसरी चीजें कर सकता है। ईरान बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है अमेरिका के साथ किसी भी तरीके से बात करने के लिए। बहरहाल वो गल्फ कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली जिन्होंने हमले नहीं किए ईरान के ऊपर अमेरिका के साथ मिलके, जैसे कि ओमान है, ओमान के साथ ईरान जो है वो बातचीत कर रहा है, और इसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कलेक्टिवली एक जो है वो पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक ये जो है वो इन इफेक्ट आपको नजर होती हुई आएगी कुछ थोड़े थोड़ी दिनों सी में। लचक तो दिखाई अभी दे रही है, एक फ्रांसीसी जहाज के भी वहां से गुजरने के हवाले से इतलात आई है, पहला देखिए यूरोपीय जहाज वहां फ्रांस से ने निकला है। देखिए समर साहब, फ्रांस ने ईरान का साथ दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन थी, जिसके ऊपर बहरीन की तरफ से जो पुट फोर्थ की गई कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कंट्रोल छुड़वाया जाए, तो उसके अंदर फ्रांस ने सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे ममालिक को बगैर किसी चार्जेस के, सिवाय पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये चंद ममालिक हैं जिनको फ्री एक्सेस दिया जा रहा है, लेकिन जनरली जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे या तो चार्जेस लेके उनको आगे किया जा रहा है, क्योंकि वो जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, या फिर जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, फ्रांस ने जैसे सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो है वो ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट। लेकिन अमेरिका और उसके एलाइज के ऊपर जिन्होंने जंग में सपोर्ट किया अमेरिका को, नेमली जो डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों के नाम लिए, उनको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी ईरान की तरफ से। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब प्रोग्राम में अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।